हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल एकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास को कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। यदि आप प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरा चुका है, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। अगर अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोगों को मास्टर वीडियो के माध्यम से पूरे कोर्स को लगभग कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा इतिहास को कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का। तो इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है। तो आप लोग अगर प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहलाता है? प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिया जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन, इसके अलावा और 2-3 ऑप्शंस और दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को धर्मचक्र प्रवर्तन में क्या करना है, आप लोगों को राइट आंसर टिक करना है। ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ होगा। ठीक है। तो एक इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोगों का क्या हो जाएगा, यही से बनेगा क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सारे इतिहास इस प्रकार से मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। उसकी मृत्यु की घटना ही क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है। कुशीनगर में। ठीक है। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सप्तपर्णी गुफा में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और ये कब हुआ था? जब उस समय क्या था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुका था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन वैशाली में 100 वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। वैशाली में हुआ था, 100 वर्ष पश्चात हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में 100 वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुआ था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और ये जो है प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष पश्चात हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? कौन सा किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। आपको पूछ सकते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के काल में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन जो है कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर कनिष्क के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन जो है कनिष्क के समय में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं चौथी बौद्ध संगति के आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। और किसके समय में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन? तो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए और सारे फैक्ट को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है।
तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, ठीक है। तो अशोक ने जो अधिकांश अभिलेख लिखे थे उसकी भाषा कैसे थी, प्राकृतिक थी, ठीक है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा कैसे थी, प्राकृत थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे अशोक ने अधिकांश अपने अभिलेख को, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदार का एक गुट बनाया, ठीक है, जो इतिहास में तुर्कान चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, ठीक है। गुट बनाया जो इतिहास में क्या कहलाते हैं, क्या के नाम से जाने जाते हैं, तुर्कान चहलगानी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तुर्कान चहलगानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, विख्यात हो गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का एक सरदार बनाया जो इतिहास में तुर्कान चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारे फैक्ट को याद हो जाए इससे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोगों का पूरा फैक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। चांदी का टंका तथा तांबे की जितल मुद्राएं इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। चांदी का टंका तथा तांबे की जितल जो मुद्रा हैं इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चांदी का टंका तथा तांबे की जितल मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, ठीक है, किसके मतलब मुद्राएं चलाए थे, ठीक है। इल्तुतमिश ने किसकी मुद्राएं चलाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का टंका और तांबे की जितल, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश जो है पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बलबन ने अपने शासनकाल में सजिदा तथा पपोस प्रथा का प्रारंभ किया था, ठीक है। बलबन ने अपने शासनकाल में सजिदा तथा पपोस प्रथा का प्रारंभ किया था, सजिदा तथा पपोस प्रथा का प्रारंभ किया था, किसने किया था, बलबन ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट को आप लोग ध्यान से देखिए, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने इतिहास से रिलेटेड जो है वीडियोस MCQs की वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग अब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टप्रद ऐसे कर थे जिसको हटा दिया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे कष्टप्रद कर थे उसको हटा दिया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान में रखिएगा, बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, और बाबर ने इसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर ने चंदेरी में युद्ध को जिहाद घोषित किया, ठीक है। बाबर ने क्या किया, चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, ठीक है। और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी लिखा था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी लिखा था, ठीक है, तुजुक बाबरी लिखा था, ध्यान रखिएगा, तुजुक बाबरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर ने अपने शासनकाल में तमगा नामक कर की समाप्ति किया, ठीक है। बाबर ने क्या किया, अपने शासनकाल में तमगा नामक कर, ठीक है, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया बाबर ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है, बाबर ने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण कर लिया बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई 1955 ईस्वी में हुमायूं पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ, ठीक है। हुमायूं ने क्या किया, 1955 ईस्वी में, जुलाई 1955 ईस्वी में पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर क्या हुआ, बैठे, ठीक है। पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं ने 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 ईस्वी में, जुलाई 1955 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः एक बार दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिन पनाह महल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के परिणामस्वरूप हुमायूं की 27 जनवरी 1956 ईस्वी को मृत्यु हो गई, ठीक है। क्या हुआ, दिन पनाह महल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के परिणामस्वरूप हुमायूं की 27 जनवरी 1956 को मृत्यु हो गया, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 27 जनवरी 1956 को, ठीक है। कैसे मृत्यु हुई उसका, दिन पनाह महल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो गया, ठीक है। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। और
62 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था बाबर के पिता का नाम। ठीक है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेगा, अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जजिया कर किसने समाप्त किया, तो अकबर ने। ठीक है, ध्यान रखेगा, अकबर ने किया। ठीक है, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। ठीक है, ध्यान रखेगा, अकबर ने 1571 में क्या किया, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था, हॉकिंस था। ठीक है, मुगल दरबार में कौन आया था, क्या अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था, आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, प्रथम अंग्रेज कैप्टन था हॉकिंस। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन था हॉकिंस। ठीक है, ध्यान रखेगा, हॉकिंस था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के संरक्षक एवं शिक्षक थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना जो है जहांगीर के क्या थे, संरक्षक एवं शिक्षक थे। ठीक है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो थे जहांगीर के शासनकाल में क्या था, आया हुआ था। ठीक है, सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तुजू के जहांगीरी जहांगीर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ठीक है, ध्यान में रखेगा, तुजू के जहांगीरी। ठीक है, तुजू के जहांगीरी जो है जहांगीर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण जो है, ठीक है, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ करवाया था, आगरा में करवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, पुनः से जजिया कर लगा दिया था। इस अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः से क्या क्या जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने एक आदेश द्वारा दरबार में होली, दिवाली, बसंत इत्यादि त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था, एक आदेश निकाल करके होली हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, होली हो गया, दिवाली हो गया, बसंत हो गया आदि त्यौहार मनाने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू एक व्यापारियों को वस्तु के मूल्य पर 5% कर देना होता था। ठीक है, ठीक है, हिंदू व्यापारी को क्या करना पड़ता था, वस्तु के मूल्य पर 5% कर देना पड़ता था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, हिंदू व्यापारियों को। ठीक है, जबकि मुसलमानों को व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, क्या हुआ था, हिंदू व्यापारी को 5% कर देना पड़ता था वस्तु के मूल्य का, और जबकि मुसलमानों को व्यापारिक कर से क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया गया था व्यापारिक कर से। ठीक है, मुसलमानों को, ठीक है, मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो सिखों के 90वें गुरु, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सीखे के 90वें गुरु, ठीक है, 90वें नंबर के जो गुरु थे तेग बहादुर थे। ठीक है, इन्हें औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुलकर विरोध किया था। ठीक है, ध्यान में रखेगा, सिखों के 90वें गुरु, ठीक है, तेग बहादुर जी थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुलकर विरोध किया था, याद रखेगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज उनका क्या किया, औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या किया, औरंगजेब ने उनका कत्ल करवा दिया। ठीक है, तो सिखों के 90वें गुरु जो थे तेग बहादुर ने क्या किया, औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुलकर विरोध किया। ठीक है, क्योंकि उनके आप लोग अभी देखे ही हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसे था, हिंदू व्यापारी को कर लिया जा रहा था। ठीक है, और मुसलमान व्यापारियों से कर को क्या करते थे, मुक्त कर दिया था कर से। ठीक है, इसके अलावा इसने जजिया कर शुरू कर दिया था। ठीक है, जो गैर मुस्लिम को से लिया जाने वाला कर होता था जजिया कर। ठीक है, मतलब हिंदुओं से लिए जाने वाला कर होता था जो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, मुस्लिम को छोड़ करके गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था, जजिया कर कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से थे औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो उसका क्या किया, 90वें गुरु तेग बहादुर ने खुल करके विरोध किया था औरंगजेब की धार्मिक नीति का, जिसके फलस्वरूप क्या किया, औरंगजेब ने उनका कत्ल करवा दिया। ठीक है, 90वें गुरु तेग बहादुर का कत्ल करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो क्या किया, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेगा, अपनी जो राजधानी है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। ठीक है, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। और उसके बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से, ठीक है, मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है,
मुर्शिद कुली खान ने राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद को बनाया था। उसके बाद मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बना दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज को गद्दी से उतारकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, 1771 ईस्वी में क्या किया हैदर अली ने? ठीक है, नंदराज को गद्दी से उतार दिया। ठीक है, उतार करके मैसूर राज्य पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया था। और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक है, 1784 ईस्वी में क्या हुआ? 1784 ईस्वी में क्या हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगलौर की संधि के अनुसार क्या हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज ने ठीक है एक दूसरे से जीते हुए प्रदेश क्या किया? वापस कर दिया। ठीक है, मंगलौर की संधि हुआ। ठीक है, मंगलौर की संधि के अनुसार क्या हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज ने एक दूसरे से जो जीते हुए प्रदेश थे उसको वापस कर दिए। ठीक है, तो जो प्रदेश टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जीते थे उसको अंग्रेजों को वापस कर दिया, और अंग्रेजों ने जो प्रदेश जो टीपू सुल्तान से जीते थे उसको वापस कर दिया। मतलब एक दूसरे की जीते हुए प्रदेश क्या किया? वापस कर दिया मंगलौर की संधि के अनुसार। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1792 इसमें अंग्रेज था टीपू सुल्तान के मध्य हुई रंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद 1792 में ईस्वी में क्या हुआ? अंग्रेज और तथा टीपू सुल्तान के मध्य में क्या हुआ? एक रंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ? टीपू को अपना आधा राज्य जो है देना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों को देना पड़ा था टीपू को अपना आधा राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान 1700 ईस्वी में क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ और इसी दौरान 1700 ईस्वी में क्या हुआ? टीपू सुल्तान जो है मारा गया। ठीक है, इस युद्ध में चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारा गया था 1700 ईस्वी में। ठीक है, रुहेलखंड की स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को जाता है। ठीक है, रुहेलखंड की स्थापना का जो श्रेय किसको जाता है? अली मोहम्मद खां को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? आंवला थी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी आंवला थी, रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, जिसे बाद में रामपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी की अगर बात करें तो आंवला थी, जिसे बाद में रामपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक और लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने क्या किया? सिखों को। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने क्या किया? जो सिख थे, सिख धर्म के मानने वाले अनुयायी थे सिख धर्म के, उनको सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय के रूप में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमृतसर स्थित अकाल तख्त का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद ने करवाया था। ठीक है, तो अमृतसर स्थित अकाल तख्त का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद ने करवाया था। ठीक है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य 1809 ईस्वी में क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य में क्या हुआ? 1809 में अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, और देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच ठीक है क्या हुआ? सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1764 ईस्वी में मीर कासिम शुजाउद्दौला ठीक है व शाह आलम की संयुक्त सेना तथा कंपनी के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्या हुआ? 1764 ईस्वी में मीर कासिम और शुजाउद्दौला ठीक है शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना ठीक है 1764 ईस्वी में मीर कासिम हो गया और शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना ठीक है और कंपनी के बीच में क्या हो? बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना था ठीक है और दूसरी ओर था कंपनी मतलब अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ठीक है उनके बीच में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ। मतलब जो संयुक्त रूप से लड़ रहे थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम ठीक है उसकी संयुक्त सेना क्या हुआ? हार हो गई ठीक है और अंग्रेजों को क्या हुआ? विजय हुई थी ठीक है। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई ठीक है। जैसे ही बक्सर युद्ध में अंग्रेज जीते उसके बाद क्या हुआ? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुई देखते हैं ठीक है, जिसके अनुसार अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर मुगल बादशाह को प्रदान किए गए ठीक है। जिसके अनुसार क्या हुआ? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले को लेकर के मुगल बादशाह को प्रदान कर दिए गए ठीक है। और फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी के द्वारा
अंग्रेजों ने बनारस को अवध के नवाब से ले लिया था। ठीक है, फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में हुई। ठीक है, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने बनारस को अवध के नवाब से ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुहेलखंड जो पहले मुगल साम्राज्य का अंग था। ठीक है, रुहेलखंड की अगर हम बात करें, जो क्या था, पहले मुगल साम्राज्य का अंग हुआ करता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये जो रुहेलखंड जो पहले क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य का अंग था, वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और सहायक संधि की अगर बात करें तो कौन शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सहायक संधि किसने शुरू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, पिंडारियों का दमन जो है कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन किसने किया, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि किया था 1809 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, प्रथम सिख युद्ध हुआ कब, 1845 ईस्वी में। ठीक है, में सिख सेना जो है अंग्रेजों से क्या होगा, पराजित हो गया। ठीक है, प्रथम सिख युद्ध है 1845 ईस्वी में, जिसमें सिख सेना क्या हुआ, अंग्रेजों से पराजित हो गया, और उसके फलस्वरूप उन्हें क्या करना पड़ा, लाहौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, उन्हें लाहौर की संधि करना पड़ा। ठीक है, और डलहौजी की राज्य हड़प नीति के द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, बघाट, जैतपुर और संबलपुर के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में क्या किया, मिला लिया गया था। ठीक है, क्या हुआ, डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार डलहौजी ने क्या किया था, तो राज्य हड़प नीति के किसने चलाया था, तो डलहौजी ने चलाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति के द्वारा क्या हुआ, सतारा, ठीक है, नागपुर, झांसी, उदयपुर, बघाट, जैतपुर और संबलपुर, ठीक है, को राज्यों, संबलपुर के राज्यों को क्या किया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो ये सारे के सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया हड़प नीति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के जो कार्य थे उस पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, 1773 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने तथा भारत में कंपनी शासन को अधिक कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पहले बनाया गया था उसमें निहित दोष, ठीक है, उसमें जो दोष थे, जिसमें जो कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए भारत में कंपनी के शासन को और अधिक कुशल बनाया जा सके और व्यवस्थित बनाया जा सके, इसी उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा सिविल सर्विस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या बोलते हैं, भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा मतलब सिविल सर्विस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पुलिस को सुसंगठित रूप दिया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही पुलिस को, ठीक है, क्या किया गया था, सुसंगठित रूप दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, क्या हुआ, 1829 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ये सन, ठीक है, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून द्वारा क्या किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत, ठीक है, ठगी प्रथा का अंत जो है किसके काल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था अंत। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करें तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा हुआ था। ठीक है, राजा राममोहन राय द्वारा
की गई थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करें तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, कब? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय श्री केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? केशव चंद्र सेन को जाता है। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है श्री केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1835 ईस्वी में क्या हुआ था? समाचार पत्रों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप ही क्या हुआ था? 1835 ईस्वी में जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लग गया था वो समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1867 ईस्वी में, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1867 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ने क्या किया? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बम्बई में क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, 1897 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 1875 ईस्वी को क्या हुआ? अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क में मैडम HP बॉलस्की रूसी तथा कर्नल HS अलकाट अमेरिका ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था और विधवाओं का मतलब फिर से विवाह होना शुरू हुआ था। ठीक है, उनके विधवा का पुनर्विवाह हो सके इसके लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1877 ईस्वी में क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ था। ठीक है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ था। महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नामक गीत की रचना की। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया? वंदे मातरम नामक गीत की रचना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लिंक की स्थापना की। ठीक है, 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लिंक की स्थापना की। और 1776 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लिंक का स्थान ले लिया। ठीक है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लिंक का स्थान ले लिया। और 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यून को जाता है। ठीक है, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। और 1839 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी समारोह जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड अखबार निकाला। भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर निकाला जाने वाला यह प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र था, यह भारतीयों के हित में निकाला गया। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और ये ठीक है 1911 में लॉर्ड हर्डिंगज के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंगज के काल में क्या हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, कांसीराम तथा हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, कांसीराम तथा हरदयाल जो थे गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने गदर पार्टी गठन किया था। ध्यान रखेगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1906 ईस्वी में अंगा खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, 1906 ईस्वी में अंगा खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, जो इतिहास में लखनऊ समझौते के नाम से प्रख्यात है। ठीक है, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, और जुलाई 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी में न्यू इंडियन नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 30 मार्च 1919 ईस्वी को संपूर्ण भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया। पंजाब व दिल्ली को छोड़कर सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट। तो 1928 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था के कार्यों की जांच करने के लिए भारत आया। ठीक है, जिसका भारत में व्यापक विरोध हुआ और मार्च 1928 में कमीशन से वापस चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1927 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह हुआ। ठीक है, 1927 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तथा नमक कानून तोड़ा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो 1930 ईस्वी में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। ठीक है, जिसका कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया। ठीक है, और मार्च 1922 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की थी। ठीक है, मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज्य दल की स्थापना की थी। तो ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे तथ्य आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।